ओके गाइस, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्वेश्चंस आपको करने थे, आपने किए होंगे। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। सॉल्व करके मतलब मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के क्या क्या कैश आउटफ्लोज होंगे और उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 की। बी लिमिटेड इशूड 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 7 लाख एट 10% डिस्काउंट। तो सबसे पहले मेरे लिए जो प्रोसीड्स होंगी, वो जो प्रोसीड्स होंगी मेरे लिए वो होगा 6,30,000, क्योंकि मैंने 7% डिस्काउंट पे इशू किया है। कब इशू किया है? 1/4/8 में, 1/4/2008। कन्वर्टेबल ऑन 31/3/2011। अच्छा जी, कन्वर्टेबल है। दीज आर टू बी कन्वर्टेड एट 10% प्रीमियम। कन्वर्टेबल एट 10% प्रीमियम, ठीक है। फिर कॉमा, इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इज 13%। तो बेटा इसमें जो ईयर्स आएंगे वो आएगा 8, 9, 9, 10 और 10, 11। ठीक है, इसमें हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोस क्या क्या रहेंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोस हमारे क्या क्या रहेंगे? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोस रहेगा हमारा इंटरेस्ट वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट रहेगा? इंटरेस्ट वाला पार्ट। सो इंटरेस्ट रहेगा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। कितना रहेगा इंटरेस्ट? 7 लाख पर 9%। 7 लाख पर 9%, दैट इज 63,000। तो पहले साल भी 63, सेकेंड ईयर भी 63 और थर्ड ईयर में भी 63,000 रहेगा। सिर्फ 63 का प्रिंसिपल इंटरेस्ट रहेगा, प्रिंसिपल नहीं रहेगा। प्रिंसिपल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी शेयर में। तो इंटरेस्ट जो रहेगा कैश में रहेगा और जो प्रिंसिपल पार्ट है वो है कन्वर्टेबल। ठीक है, फिर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, दैट इज 13% पर। 13% पर जब मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो यहां मुझे आ जाएगा 148,743, लगभग 148,743 आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर जो ये जो चीज आएगी इसको मैं बोलूंगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो जो टोटल प्रोसीड्स हैं, टोटल प्रोसीड्स दैट इज 6,30,000, उस टोटल प्रोसीड्स में से फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन 148,743 हटा देंगे तो हमारा इक्विटी पोर्शन आ जाएगा। दैट्स इट। आई बात समझ में? एंट्री होगा इसका बैंक डेबिट 6,30,000 टू 9% डिवेंचर्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन 9% डिवेंचर्स, इक्विटी पोर्शन। ठीक है ना, 148,743 और यहां पर बैलेंसिंग फिगर। आई बात समझ में? चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ए लिमिटेड इशूड 9% कन्वर्टेबल डिवेंचर्स एट 10% डिस्काउंट फॉर ₹7 लाख। फॉर ₹7 लाख। तो 1/4/2009 को इशू किया। अच्छा, तो इशू प्रोसीड्स कितना आया होगा? इशू प्रोसीड्स आया होगा अगेन 6,30,000। दे आर टू बी कन्वर्टेड ऑन 31/3/2012। ठीक है, तो 9, 10, 10, 11, 11, 12, 9, 10, 10, 11, 11, 12। आगे कन्वर्ट होने हैं 5% प्रीमियम पर। ठीक है, ए लिमिटेड विल पे कैश बोनस। ए लिमिटेड विल पे कैश बोनस 50,000 ऑन 31/3/11। 31/3/11 को कैश बोनस मिलेगा। अब देखते हैं कि क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले तो बताइए इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट हर साल मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 7 लाख के ऊपर 9%, मतलब 63,000 का इंटरेस्ट का आउटफ्लो होगा। ये चीज मेरे लिए क्या होगी? आउटफ्लो। उसके बाद ए लिमिटेड विल पे कैश बोनस 50,000 और 31/3/11, 50,000 का भी बोनस होगा। बोनस मैं इधर को बोलूंगा इसको यहां पर एडिशनल।
50,000 का बोनस होगा। डिवेंचर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड टू पे 20,000 फॉर द क्रेडिट अप्राइजल ऑफ डिवेंचर्स ऑन 31/3/2010। 31/3/2010 को डिवेंचर होल्डर लोग हमें देंगे, मतलब इनफ्लो हो जाएगा हमारे लिए। ये जो मैंने नेगेटिव में इसलिए लिखा है क्योंकि ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनफ्लो। बाकी सब क्या है, आउटफ्लो। बाकी है आउटफ्लो, ये सब है आउटफ्लो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 63 कंपनी को पे करना पड़ेगा। 50,000 का बोनस कंपनी को पे करना पड़ेगा, जबकि 20,000 क्या है, 20,000 डिबेंचर होल्डर्स हमें क्रेडिट अप्राइजल का पैसा देंगे, मतलब कुछ चार्जेस हम ले रहे हैं उन लोगों से। तो यहां पर हम नेट कर देते हैं, नेट आउटफ्लो किस हिसाब से होगा, 63 माइनस 23 दैट इज 43। 63 और 53, 63 और 53 कितना हो जाएगा, 63 और 50 ये हो जाएगा 113, 1,13,000, और ये जो होगा ये होगा 63। आई बात समझ में कि नहीं? ठीक है भाई। अब इन सबका मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 18% पर। इसका मुझे डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा 18% पर। 18% पर जब मैं इनकी डिस्काउंटिंग करूंगा, सो आई विल गेट फाइनेंशियल लायबिलिटी का अमाउंट एट 155,922। 155,922 का फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन मुझे मिल जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? फाइनेंशियल लायबिलिटी पोर्शन मुझे मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? अब इसमें ध्यान से देखो, प्रोसीड्स कितना था, 6,30,000 माइनस फाइनेंशियल लायबिलिटी कितना हुआ, 155,922। तो जो इक्विटी पोर्शन बचेगा हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। इक्विटी पोर्शन की चर्चा कर लेते हैं। 6,30,000 माइनस 155,922, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 474,078। 474,078। एंट्री हमने क्या किया, एंट्री किया बैंक डेबिट 6,30,000 टू कौन सा डिवेंचर है ये, 9% है ना, 9% डिवेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। 155,922 टू 9% डिवेंचर्स इक्विटी 474,078। आई बात समझ में? अच्छा जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कन्वर्टेबल का क्या लिखा था, कन्वर्टेबल दे आर टू बी कन्वर्टेड ऑन 31/3/12, कन्वर्टेबल ऑन 31/3/12 एट 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम। तो बात कर लेते हैं, फेस वैल्यू क्या है 7 लाख की, दिस इज 7, सॉरी डिवेंचर की फेस वैल्यू क्या है 7 लाख। तो कन्वर्जन कितना होगा, 7 लाख इंटू 105%, 7 लाख इंटू 105%, 7 लाख इंटू 105%, ये हो जाएगा 7,35,000, 7,35,000। मतलब 7,35,000 के इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड, इक्विटी शेयर्स विल बी इशूड। आई बात समझ में कि नहीं? तो इसको कैसे करेंगे, एक तो देखो 9% डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी अकाउंट बनेगा हर साल का, और एक बनेगा 9% डिबेंचर इक्विटी अकाउंट। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये दो अकाउंट बनेंगे, ठीक है। 9% डिबेंचर फाइनेंशियल लायबिलिटी, 9% डिबेंचर इक्विटी अकाउंट बनेगा, ठीक है ना। अब जब एंट्री की जाएगी तो देखो ध्यान से, बाय बैंक 155,922, और यहां पर भी बाय बैंक 474,078, ठीक है ना, 474,078। ये दोनों में हमने पोस्टिंग डाल दिया, ये वाला पोस्टिंग हमने दोनों में डाल दिया। अब यहां तो क्या होगा, बाय फाइनेंस चार्जेस टू बैंक में जो अपना आउटफ्लो है, मतलब 63 और 20 43, और अगर पूरा पूरा दिखाना चाहें तो टू बैंक 63 और बाय बैंक 20,000, क्योंकि क्रेडिट अप्राइजल का पैसा हमें मिलेगा।
ठीक है ना, और फाइनेंस चार्जेस कैलकुलेट करेंगे 155,922 का 18%, ये आ जाएगा 28,066। फिर आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, कितना हो जाएगा, फिर से निकाल लेते हैं, 155,922 प्लस 28,066 प्लस 20,000 माइनस 63, दैट इज 149,88। ठीक है, फिर बाय बैलेंस 149,88 बाय फाइनेंस चार्जेस इंटू 18%। मैंने पिछली बार का भी 18 ही निकाला था ना, 155,922 इंटू 18% 28,066, हाँ जी, 149,88 इंटू 18% 25,378। ठीक है, अगले साल में हम क्या कर रहे थे, दो दो चीजें दे रहे थे, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोज में क्या आ रहा है, 1,13,000 रुपए। ठीक है, तो 149,88 प्लस 25,378 माइनस 1,13,000, दैट इज 53,366। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर। फिर अगले साल यही ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 53,366। ठीक है, 53,366, और यहां हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लो 63,000। ठीक है, इनटू 18% करेंगे प्लस, तो ये लगभग उसके बराबर आ रहा है, तो बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे 53,366 माइनस 63,000, दैट इज 9634। ये मैंने बैलेंसिंग फिगर कर दिया। मैं अगर डायरेक्ट निकालूंगा और चेक करूंगा तो शायद 150 रुपए का फर्क आ सकता है। तो बेटा ये तो मेरा लाइबिलिटी का अकाउंट था। हम बात करते हैं इसकी, इसका क्या होगा, 9% डिवेंचर इक्विटी, इसका क्या करेंगे, इसको हम बैलेंसिंग कर देंगे 474078। मैं इसको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाऊंगा। फिर ये अगले साल आएगा बैलेंस 474078, ये फिर से बैलेंस पड़ा रहेगा 474,078। ऐसे करते करते बाय बैलेंस 474078 जब लास्ट ईयर हो जाएगा और 31/3/12 आ जाएगी, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है 7,35,000 पे। तो मेरे पास पड़ा हुआ है 9% डिवेंचर इक्विटी, ये इक्विटी पोर्शन था। अब इसको मुझे कन्वर्ट करके किस में ले जाना है, 7,35,000 के इक्विटी शेयर्स देने। आपको पता है बोनस इशू की एंट्री क्या होती थी, आईपीसीसी में हमने पढ़ा था। बोनस शेयर जब हम देते थे, बोनस शेयर इशू करते थे, तो आपको पता होगा कि बोनस शेयर हम कहां से इशू करते थे, रिजर्व्स एंड सरप्लस से। रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व हो गया, और इसके मतलब हम उसको फ्री रिजर्व बोला करते थे, ठीक है ना, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। और कभी कभार अगर हमारे पास इसके अलावा CRR पड़ा होता था, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो हम उसमें से भी दिया करते थे। तो बेटा वैसे ही मान लो कि अभी जब कंपनी इक्विटी शेयर इशू कर रही है, तो उसके बदले आपसे पैसे तो लेगी नहीं डिवेंचर होल्डर से, क्योंकि पैसे तो कंपनी ले चुकी है 6,30,000। आई बात समझ में कि नहीं, बल्कि वो पैसे वापस ना करके इक्विटी शेयर इशू कर रही है, और इक्विटी शेयर कितने के इशू कर रही है, 735। तो आप क्या मान लोगे कि ये 7,35,000 जो इक्विटी शेयर इशू कर रही है कंपनी, शेयर होल्डर सॉरी डिवेंचर होल्डर को जो कंपनी इक्विटी शेयर दे रही है, मान लीजिए ये बोनस इशू कर रही है, और इस बोनस इशू करने के लिए कहां से सेट ऑफ किया जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस से सेट ऑफ किया जाएगा। तो क्या मेरे पास ऑलरेडी कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज रखी है क्या, जो मैंने पहले से ही मान ली थी कि कुछ पोर्शन इक्विटी में कन्वर्ट होगा? यस, ये वाला रखा हुआ था 474,078। तो यहां पर अब एंट्री होगा 9% डिवेंचर इक्विटी डेबिट 474,078, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,35,000, और जो भी डिफरेंस आ गया वो हम डिफरेंस कहां से निकालेंगे, जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व से, जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व से। तो निकालिए 7,35,000 माइनस 474,078, दैट इज 260,922, 260,922। तो यहां हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7,35,000 बाय फ्री रिजर्व्स 260,922।
क्लियर? तो आपके मन में जो भी डाउट होगा कि सर इक्विटी पोर्शन में हम स्टार्टिंग में डाल तो देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका होता क्या है, जब तक आप कन्वर्जन नहीं कर रहे हो तो ये इक्विटी पोर्शन आपके रिजर्व एंड सरप्लस में दिखता रहेगा एज ए स्पेसिफिक रिजर्व के नाम से। और जैसे ही आप इशू करोगे, लाइक आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, तो शेयर कैपिटल में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो उसको एडजस्ट करेंगे जनरल रिजर्व से। आई बात समझ में? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को हमने इस तरीके से निपटा लिया। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, अब मैं आपको और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 भी करेंगे, 7 भी करेंगे, 8 भी करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस अभी करके देखेंगे सो दैट कोई तकलीफ ना हो। तो हम सारे क्वेश्चंस अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 लगातार हम अभी के अभी करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, मेगा लिमिटेड, मेगा नहीं है, मेगा लिमिटेड इशूड 1 CR, रुपीज 1 CR, 1 करोड़ वर्थ ऑफ 8% डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 100 ईच ऑन पार वैल्यू बेसिस। ठीक है भाई, पार वैल्यू बेसिस पे उन्होंने 1 करोड़ के 8% डिबेंचर्स इशू किए हैं। ठीक है ना, 1 करोड़ के 8% डिबेंचर्स इशू किए हैं, फेस वैल्यू 100 ईच ऑन पार वैल्यू बेसिस ऑन 1 जनवरी 2011। These debentures are redeemable at 12% premium at the end of 2014 or exchangeable for the ordinary equity shares of Mega Limited on 1:1 basis। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैं आपको करवा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो हमने थोड़ी देर पहले किए, इन तीनों में और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या फर्क है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम पढ़ते हैं बेयर रीडिंग करने पर, तो लिखा हुआ है हर क्वेश्चन में, देखो आप ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, चाहे 4 देख लो, चाहे 5 देख लो, एक कॉमन बात लिखिए, दीज डिबेंचर्स आर कन्वर्टेबल ऑन 31/3 वगैरह वगैरह। ऐसा नहीं लिखा कि भाई जब रिडम्पशन डेट आएगी तो ऑफर किया जाएगा कि कैश चाहिए तो कैश ले लो, शेयर चाहिए तो शेयर ले लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 में जो डिबेंचर्स थे ना बेटा, जो डिबेंचर्स थे, पता है वो कौन सा डिबेंचर हम मान रहे थे? हम वो मान रहे थे वो होंगे कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मान रहे थे हम उनको, कि मतलब ईयर एंड वाला रिडम्पशन डेट पर पक्की बात है कि मुझे इक्विटी शेयर उनको देना ही है, वो कंपल्सरली इक्विटी शेयर में ही कन्वर्ट हो जाएंगे। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, उसमें लिखा है, उसमें क्या लिखा है? रिडम्पशन एट 14% प्रीमियम, रिडम्पशन एट 14% प्रीमियम और एक्सचेंजेबल इनटू शेयर्स, और एक्सचेंजेबल इनटू शेयर्स। मतलब यहां पर ऑप्शन चल रहा है भैया, यहां तो क्या चल रहा है? ऑप्शन चल रहा है। समझो मेरी बात, यहां क्या चल रहा है? ऑप्शन, कि शेयर चाहिए तो शेयर ले लो, कैश चाहिए तो कैश ले लो। मतलब यहां पर ऑप्शन है कैश देने का भी या फिर शेयर देने का भी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? ऑप्शन हो गया भाई, ऑप्शन। मैं इतना फोकस ऑप्शन पे इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अब डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर एक ऑप्शन आ गया है कि इफ दे वांट कैश देन वील पे कैश, वी कैन नॉट डिनाई देम। हम उनको मना नहीं कर सकते कि नहीं कैश नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब अगर उन्होंने हमसे कैश मांगा, उन्होंने बोला कि भैया हमें तो रिडम्पशन करो 14% प्रीमियम पे, तो वी हैव टू पे कैश, हम डिनाई नहीं कर सकते। इन दैट केस हमारी क्या हो जाएगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। आ रही बात समझ में कि नहीं?
इसके अलावा अगर उन्होंने हमें शेयर बोला तो हो सकता है हमें अपना ओन इक्विटी शेयर भी देना पड़ेगा। अगर उन्होंने हमें शेयर बोला तो हमें अपना ओन इक्विटी शेयर भी देना पड़ सकता है, ओन इक्विटी शेयर भी देना पड़ सकता है, बट ये जरूरी नहीं। देखो बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी में दो मेजर एक डिफरेंस ये बताया था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी में एक ऑब्लिगेशन होती है टू डिलीवर कैश, ऑब्लिगेशन होती है टू डिलीवर कैश, जबकि इक्विटी में नो ऑब्लिगेशन एट ऑल, नो ऑब्लिगेशन एट ऑल, मतलब किसी तरीके से ऑब्लिगेशन नहीं होगी। अगर मैं प्राइमा फेसी इस इंस्ट्रूमेंट को देखूं जहां पर एक ऑप्शन दिया गया है कि कैश भी चाहो तो ले सकते हो और इक्विटी शेयर भी चाहो तो ले सकते हो, तो यहां पर मैंने एक ऑप्शन आपके ऊपर दे दिया है कि तुम मुझसे जो मांगना चाहो मैं दे दूंगा, शेयर लेना चाहो तो मैं तुम्हें शेयर दे दूंगा और कैश लेना चाहो तो मैं तुम्हें कैश दे दूंगा। दैट मींस अगर तुमने मुझसे कैश मांगा तो आई कैन नॉट डिनाई, मुझे तुम्हें पे करना पड़ेगा। बेटा हमेशा मान लेना कि अगर कभी ऐसा हुआ कि जब ऑप्शन दिया जाता है कि तुम्हारे ऑप्शन पर या हमारे ऑप्शन पर हम तुम्हें शेयर देंगे या फिर हम तुम्हें कैश देंगे, तो यहां पर 1% भी संभावना तो है ना कैश पे करने की, यहां पर 1% भी प्रोबेबिलिटी तो है ना कैश पे करने की। एंड वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू पे कैश, प्राइमा फेसी दिस विल बी अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, प्राइमा फेसी दिस विल बी अ फाइनेंशियल लायबिलिटी। इन सिंपल टर्म्स आई वुड लाइक टू से कि इस पर्टिकुलर डिबेंचर की बात करें जहां पर ऑप्शन दिया जा रहा है, वहां पर there's even a single chance to pay cash, it would be assumed that it is a financial liability, it is a contractual cash flow, and according to contract I cannot deny, मुझे ये कैश फ्लो देना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ, वो अलग बात है कि बाद में कुछ बदल जाए, डिसीजंस चेंज हो जाए डिबेंचर होल्डर्स के कि उनको कैश नहीं चाहिए, दैट इज टू बी डेल्ट विथ अकॉर्डिंगली आफ्टर द टाइम ऑफ इनिशियल रिकॉग्निशन। आई बात समझ में? सो हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है बेटा, फिर से पढ़ लेते हैं। 1 CR का इशू किया तो यहां पर मैं प्रोसीड्स 1 CR का लिख दिया। These debentures are redeemable at 12% premium at the end of 14. Okay. 1 January 11, तो 11, 12, 13, 14 4 साल, or exchangeable for ordinary shares of Mega Limited on 1:1 basis. The interest rate for the similar debentures that do not carry conversion entitlement. देखो एक बात बताओ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट अगर मैं आपको प्रोवाइड करूं, if I provide that kind of instrument which has some extra benefits, बोलो बेटा क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट? सर देखो, मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आपको डिबेंचर इशू कर रहा हूं जिसमें मैं आपको एक एडवांटेज दे रहा हूं एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, इफ यू वांट कैश देन आई विल पे यू कैश, इफ यू वांट डिबेंचर, इफ यू वांट इक्विटी शेयर instead, then I'll give you equity share of my own company. Now this debenture has some benefits compared to the normal debenture which has no conversion rights. बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे केस में क्योंकि मैं आपको शेयर में एक्सचेंज करने का बेनिफिट दे रहा हूं, तो यहां पर मैं इंटरेस्ट जो होगा ना वो थोड़ा सा कम रखूंगा, मैं इंटरेस्ट का रेट कम रखूंगा, मैं कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरेस्ट रेट को कम रखूंगा, क्योंकि मैं आपको उधर से एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहा हूं। जबकि अगर मैं बोलूं कि ये कोई बेनिफिट नहीं है, ऐसा बेनिफिट मैं आपको नहीं देने वाला हूं कि मैं आपको रिडम्पशन के टाइम पे एक ऑप्शन दे दूं जहां पर ऑप्शन के हिसाब से आप कैश ले सकते हो या शेयर ले सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तो कैश वापस किया जाएगा। तो सोचो, अगर मैं आपको ऐसा बेनिफिट ना दूं तो इधर से मुझे इंटरेस्ट भी तो आपको नॉर्मल देना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया। बेटा कंपनी कहीं ना कहीं तरीके से अपनी वसूली कर लेती है। अगर कंपनी आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रही है तो यहां से कंपनी इंटरेस्ट कम रख रही है, पर यहीं पे अगर कंपनी आपको ऑप्शन नहीं दे रही है और कह रही है कि हम तो आपसे कैश ले रहे हैं डिबेंचर के रूप में और आपको हम 4-5 साल बाद कैश वापस कर देंगे, तो ऐसे केस में कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंटरेस्ट भी कंपनी को नॉर्मल मार्केट प्राइस का रखना पड़ेगा। तो यहां पर भी वही है,
कि यहां पर इस डिवेंचर का जो इंटरेस्ट प्राइस है वो है 8%, जबकि सिमिलर डिवेंचर अगर उसमें कन्वर्जन राइट ना हो, जिसमें कन्वर्जन एंटाइटलमेंट ना हो, यही डिवेंचर का मार्केट में इंटरेस्ट रेट होना चाहिए 12%। सो गाइस टेल मी 8% और 12% ERI क्या होगा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 8% और 12%। टेल मी 8% होगा कि 12% होगा? ऑब्वियसली 12% होगा, कंसीडरिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी ओनली। अगर सेम डिवेंचर को कैरी किया जाए विदाउट एनी कन्वर्जन ऑप्शन, मतलब बिना उसमें कोई इक्विटी का पोर्शन लगाए हुए, प्योर फाइनेंशियल लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो परसेंटेज क्या कैरी करेगा? 12%। तो मैं 12% को बोलूंगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% इज माय कॉन्ट्रैक्चुअल। आई बात समझ में? इसको मैं आपको और ध्यान से समझाता हूं, देखो ध्यान से मेरी बात। चार साल में कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लोस क्या क्या पे करने पड़ेंगे? टेल मी 4 साल में कॉन्ट्रैक्चुअल आउटफ्लोस क्या क्या पे करने पड़ेंगे? कॉन्ट्रैक्चुअल आउटफ्लोस 1 करोड़ के ऊपर 8% का ब्याज देना पड़ेगा कि नहीं? यस, देना पड़ेगा। एवरी ईयर आई हैव टू पे 8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट। समझ में बात आ रही कि नहीं? 8 लाख रुपीस का इंटरेस्ट एवरी ईयर आई हैव टू डिस्चार्ज, एंड आई हैव गिवन यू एन ऑप्शन वेयर बाय you will decide. If you want cash, then I'll pay you cash. If you want my own equity share, then I'll issue my own equity share. But in that scenario, I cannot deny कि नहीं, मैं तो आपको कैश नहीं दूंगा, मैं तो आपको इक्विटी शेयर ही दूंगा। In that case, initially मुझे क्या मानना पड़ेगा कि इंटरेस्ट तो मुझे देना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्चुअली मुझे प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा, एंड दैट टू विथ प्रीमियम। आई थिंक उसमें क्या लिखा है? एट 12% प्रीमियम, तो दैट टू विथ 12% प्रीमियम, तो 1 करोड़ प्लस 12%, दैट मीन्स 1 करोड़ 12 लाख। 1 करोड़ 12 लाख का रिडम्पशन होगा, रिडम्पशन एट प्रीमियम। बात समझ में आई कि नहीं? तो कुल मिला के मुझे 8 लाख तो हर साल देना ही पड़ेगा, 8 लाख तो एवरी ईयर मुझे देना पड़ेगा, और लास्ट ईयर में 8 लाख के साथ साथ 1 करोड़ 20 लाख देना पड़ सकता है, देना पड़ सकता है। तो सोचो अगर ये प्योर ऐसा ही इंस्ट्रूमेंट होता जहां मुझे 1 करोड़ 20 लाख का रिडम्पशन करना पड़ता, तो कायदे से इसका ERI मतलब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए था? इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 12% होना चाहिए था, जबकि मैं सिर्फ 8-8 लाख रुपए के हिसाब से चुका रहा हूं। कॉन्ट्रैक्चुअली मैं 8-8 लाख रुपए पे कर रहा हूं, जबकि अगर यहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं होता कि मैं आपको इक्विटी शेयर भी दूंगा, अगर ऑप्शन नहीं होता जहां पर मैं आपको पूरा का पूरा पेमेंट कर देता जैसा मैं यहां कर रहा हूं, तो मुझे आपको 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से इफेक्टिवली मुझे इंटरेस्ट निकालना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? पिछले क्वेश्चंस में हम लास्ट ईयर में भी इंटरेस्ट ले रहे थे, प्रिंसिपल का आउटफ्लो नहीं ले रहे थे। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस में साफ साफ लिखा था कन्वर्टेबल, दैट मींस दे वर कंपल्सरली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट अ कंपल्सरली कन्वर्टेबल। ठीक है ना? तो यहां पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी 12% पे। आई थिंक 12% का दिया हुआ है 0.893, 0.797, 0.712, 0.636। चलिए निकालते हैं, आप भी निकालिए, मैं भी निकालता हूं।
ओके, ये क्या क्या निकल रहे हैं? 714400, 6,37,600, 5,69,600 and 76,32,000. In totality, this would be 95,53,600. आ रही है बात समझ में कि नहीं? सो गाइस, अगेन मैं लिख देता हूं, प्रोसीड्स आर 1 करोड़, उसमें से फाइनेंशियल लाइबिलिटी पार्ट होगा 95,53,600. समझ में आया कि नहीं? और बाकी पार्ट हो जाएगा इक्विटी, बाकी पार्ट हो जाएगा इक्विटी. तो इक्विटी वाले पार्ट को 446,400, 446,400. आपको दिख रहा होगा इक्विटी वाला पार्ट बहुत ही छोटा है. क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर आउटफ्लो में प्रिंसिपल वाले पार्ट को भी रख दिया. जबकि पिछले क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी वाला पार्ट बहुत छोटा था और प्रिंसिपल वाला पार्ट बहुत बड़ा आ रहा था, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल अमाउंट कंपल्सरली कन्वर्टेबल होना ही था. वहां पर मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है टू डिलीवर कैश. जबकि यहां पर ऑब्लिगेशन मे अराइज एंड इफ देयर इज इवन अ सिंगल चांस टू पे कैश, आई विल अज्यूम इट एज माय फाइनेंशियल लाइबिलिटी, नॉट इक्विटी. तो कुल मिला के इस कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट को मैंने जब डिवाइड किया तो दो हिस्से निकले, फाइनेंशियल लाइबिलिटी इतना और इक्विटी इतना. एंट्री किया जाएगा बैंक डेबिट 1 CR टू कितना परसेंट डिवेंचर है? 8% ना, टू 8% डिवेंचर फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू 8% डिवेंचर इक्विटी. 95,53,600 एंड 446,400. समझ आया? ओके, सो गाइज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. एक बार इसको कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए. और उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की भी चर्चा करेंगे. सो वी कैन डू वन थिंग. क्वेश्चन नंबर 6 अभी आपको देखना है, हमने कर लिया क्लास में. क्वेश्चन नंबर 6 देखने के बाद please do not try question number 7. I will discuss with you and I will solve it with you. Question number 6 के बाद question number 8 अभी की अभी ट्राई करके देखो, मैं भी उसको फिर आपके साथ डिस्कशन करूंगा. तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले करो अभी आप. नवंबर 2015 में ये क्वेश्चन आया था 8 मार्क्स का. अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन है. एक बार क्वेश्चन नंबर 8 करिए, फिर मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व करूंगा. ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 8 करके देखो, पहले आप खुद से करके देखो और फिर हम आगे चर्चा करते हैं इसकी. ठीक है? ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨੀ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਕਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨੀ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਛਣਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ
के बेबी रखदा काला सूट काला दिल मुखड़े ते जचदा नजर ना लगे तेनू बचा के बेबी रखदा इशारे कर दे इशारे कर दे इशारे कर दे ने मुंडे डर डर के मुंडियां दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने अखां च प्यार तेरे नाल पा लिया गल्लां गल्लां विच तेनू अपनी बना लिया सुपने दे विच है मैं ब्याह करवा लिया हाँ करवा लिया ब्याह करवा लिया अखां च प्यार तेरे नाल पा लिया गल्लां गल्लां विच तेनू अपनी बना लिया सुपने दे विच है मैं ब्याह करवा लिया हाँ करवा लिया ब्याह करवा लिया रोज पिछे पिछे नी रोज पिछे 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 आवां तेरे चल के मुंडियां दी जान ते बने जदों निकले हाय नी जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने जदों निकले पटोला बन के मुंडियां दी जान ते बने जदों निकले जदों हाँ गाइस, बन गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपने किया है, मैं एटलीस्ट आपको उसके आउटफ्लोज बता देता हूं। आप उसका प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकाल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। वैसे मैच हो गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई इक्विटी एंड लाइबिलिटी कंपोनेंट्स, कंप्यूट बॉन्ड लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईच ईयर एंड पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सबसे पहले नंबर ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स 5000 बॉन्ड्स इशूड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स 500 पर बॉन्ड, पीरियड 3 years, इंटरेस्ट रेट 9% एनुअली, प्रोसीड्स रिसीव्ड 25 लाख। कन्वर्जन एट द बॉन्ड होल्डर्स डिस्क्रिशन, यहां पर भी बात कर ली उसने कि बॉन्ड होल्डर के डिस्क्रिशन के ऊपर, मतलब ऑप्शन है उसको कि वो चाहे तो 125 ऑर्डिनरी शेयर्स ले ले हमसे फॉर एवरी बॉन्ड ऑफ ₹5, या फिर हमसे वो कैश ले ले। ठीक है भाई। प्रिवेलिंग मार्केट रेट 11%, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 11% इज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहां पर हम आउटफ्लोज, कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल आउटफ्लोज, क्या क्या देना पड़ेगा आउटफ्लोज में? इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं बेटा? यस, देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 25 लाख रुपए का 9%, दैट इज 2,25,000। इसके अलावा since the option is given to the bondholders, so bondholders may ask for cash, and if they ask for cash we cannot deny that, तो 25 लाख रुपए का रिडम्पशन भी करना पड़ेगा। इसका प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 11% जब आप निकालोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आ जाएगा। प्रोसीड्स 25 लाख जो है, प्रोसीड्स कितना है? 25 लाख, उसमें से फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस करेंगे तो इक्विटी आ जाएगा। फाइनेंशियल लायबिलिटी मेरे हिसाब से यही आएगा आंसर में जो दिया हुआ है 2377175। बस आपको इस 2377175 का अकाउंट बनाना है और हर साल इसका बैलेंसिंग निकालना है। आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन अ काइंड ऑफ सेम क्वेश्चन, बट एक छोटा सा पॉइंट उसमें कुछ और टाइप का है, एक वर्किंग लगेगा एक्स्ट्रा, एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन। Question number 7. On 1st April 2008, Sigma Limited issued 6% convertible debentures of face value 100 per share per debenture at par. Sigma Limited ने 1 अप्रैल को इशू किया 6% convertible debenture. ठीक है। The debentures are redeemable at premium of 10% on 31/3/12. Redemption date 31/3/12. Debentures are redeemable at a premium of 10% on 31/3/12. और these may be converted into ordinary shares at the option of holder. Redemption date हो गई। अब या तो redemption on cash at 10% premium और conversion into ordinary shares। ठीक है, आगे द इंटरेस्ट रेट फॉर द इक्विवेलेंट डिबेंचर्स विदाउट कन्वर्जन राइट वुड हैव बीन 10%, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%।
Being a compound financial instrument, you are required to separate equity and debt portion. The present value is 1,85,400 for equity portion. Okay. Present value at the rate of 10% for equity component is 185,400. सर ये क्या है, मैं आपको बताता हूं. अपन प्रोसीड्स में से क्या माइनस करते हैं? फाइनेंशियल लायबिलिटी. फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू एट ईआरआई ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश आउटफ्लोस. ये माइनस करते तो क्या आता है? इक्विटी. इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी कंपोनेंट. मतलब जो ये 185,400 है वो ये चीज है. 185,400 जो है ये है इक्विटी. 185,400. आई बात समझ में? फाइंड आउट द डेट पोर्शन. डेट पोर्शन पूछ रहा है बेटा. डेट पोर्शन मतलब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी डेट पोर्शन, ये निकालना है. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 रिसीवेबल एट end of each year based on discount rate of 6% and 10% can be taken as वगैरह वगैरह. Now the question arise, I have been given equity, financial liability they are asking कि निकालो. What about proceeds बेटा? हर क्वेश्चन में प्रोसीड दिया हुआ रहता है. आप अभी तक क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 8 जितने क्वेश्चन हमने अभी किए हैं, सारे क्वेश्चन में देखोगे सब में हमने प्रोसीड तो सबसे पहले लिखा. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर प्रोसीड मिसिंग है. तो प्रोसीड मिसिंग है मतलब 148 इशूड 6% कन्वर्टेबल डिवेंचर कितना वो पता नहीं. हाँ ये जरूर लिखा है कि इशूड एट पार 100 रुपीज एट पार, बट कितना वो पता नहीं. तो हम क्या अज्यूम करेंगे? अज्यूमिंग प्रोसीड्स ऑफ इशू is x rupees. Proceeds of proceeds of issue is x rupees, and this is at par. Obviously it is at par, क्योंकि वो बोल रहा है कि at par ही इशू किया. आई बात समझ में? अगर at par इशू नहीं करता, लिखता कि issued at 10% प्रीमियम या 10% डिस्काउंट, तो मैं x को फेस वैल्यू मान लेता और अकॉर्डिंगली प्रोसीड्स में 10% का एडजस्टमेंट कर लेता. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, ईयर वाइज कॉन्ट्रैक्चुअल कैश आउटफ्लोस निकाल लेते हैं. 1 नहीं, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12. कॉन्ट्रेक्चुअल आउटफ्लोस क्या होंगे? इंटरेस्ट. ऑब्वियसली कॉन्ट्रेक्चुअल आउटफ्लो क्या होगा? इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 6%. तो 6% ऑफ x, दैट इज 0.06x, 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 0.06x. अच्छा, यहां पर इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट, यहां पर इंटरेस्ट, प्लस यहां पर इंटरेस्ट के साथ साथ क्या लिखा था कि भाई या तो रिडम्पशन करेंगे कैश में या तो कन्वर्जन करेंगे एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर. तो अगर मान लो उन्होंने बोला कि कैश चाहिए तो वी कैन नॉट डिनाई. तो यहां पर कैश मिलेगा 10% प्रीमियम पर. तो 10% प्रीमियम पर जब कैश मिलेगा तो वापस करना पड़ेगा x प्लस 10%. बात समझ में आ रही कि नहीं? x क्या वैल्यू थी? x वॉज इशूड प्राइस और मुझे देना पड़ेगा वापस 10% प्रीमियम पे. तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा? 0.06x, 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 0.06, सॉरी, ये हो जाएगा 1.16x. x प्लस 10% को ऐसा लिखना है
1.1 और 0.06। क्लियर, समझ आया? चलिए अब अपन इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। दिया हुआ है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यस, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। क्या क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू? 0.0546x, फिर आएगा 0.0498, फिर आएगा 0.045, फिर आएगा 0.7888। इन सब का टोटल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.9382x। ठीक है, सो व्हाट वाज द फॉर्मूला? प्रोसीड्स माइनस डेट पोर्शन, दैट मीन्स फाइनेंशियल लायबिलिटी, इज इक्वल टू इक्विटी। प्रोसीड्स था x इज इक्वल टू फाइनेंशियल लायबिलिटी माइनस इक्विटी था 185,400। ठीक है, फिर से x इज इक्वल टू, अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या आ गई, देखो ये रही, x इज इक्वल टू 0.9382x माइनस 185,400। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट है, ये हमने निकाल लिया, दैट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी कंपोनेंट। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 30 लाख रुपीस एंड दिस वुड बी ट्रीटेड एज प्रोसीड्स। अब पूरा क्वेश्चन आसान बन गया, अब हमें बस निकालना है कि डेट पोर्शन कितना होगा। डेट पोर्शन इज इक्वल टू $28,14,600। ठीक, नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकल जाएंगे, 30 लाख, टोटल वैल्यू 30 लाख डिवाइड बाय 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी निकल आएंगे 30,000। ठीक है, 30,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल आएंगे। 3 लाख नहीं है, आंसर में 3 लाख दिया हुआ है, वो 30,000 है। चलिए ये भी हमने क्वेश्चन क्लास में कर लिया। सो गाइस, अभी तक मैं आपको जितना भी बता रहा हूं, इतनी देर से हम बात जितनी भी कर रहे हैं, दैट वाज कंपाउंड एंड नॉन कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। पिछली क्लास में हमने फाइनेंशियल एसेट के रिगार्डिंग बात की थी। अभी की क्लास में पार्ट 1 पार्ट 2 अभी तक जितना भी चल रहा है, हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात की हुई है, और फाइनेंशियल लायबिलिटी में हमने मोस्टली फोकस किया है अमोर्टाइज कॉस्ट वाले पार्ट को। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी 2 प्रकार की होती है, दैट इज कंपाउंड एंड नॉन कंपाउंड। मैंने इसके अलावा आपको बताया था कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, दैट इज अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी और एफवीटीपीएल कैटेगरी। अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। एफवीटीपीएल कैटेगरी में आपके साथ डिस्कशन करूंगा डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। उसके बाद फाइनेंशियल एसेट में मैंने जो 3 कैटेगरीज का आपके साथ डिस्कशन किया, तो अमोर्टाइज कॉस्ट का हमने एग्जांपल करके देखा था पिछली क्लास में, एफवीटीओसीआई का एग्जांपल देखा था, एफवीटीपीएल का देखा था। एफवीटीपीएल का हम फिर से देखेंगे डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। डेरिवेटिव्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्योंकि अब मैं 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक बचा हुआ है डेट सिक्योरिटाइजेशन। डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है वो हम बात करेंगे, अभी चर्चा करेंगे। डेरिवेटिव्स की भी मैं चर्चा करने वाला हूं, तो पहले मैं बात करूंगा डेट सिक्योरिटाइजेशन की। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको बता दूं कि हम डेरिवेटिव में क्या क्या बातचीत करने वाले हैं। डेरिवेटिव में वील टॉक अबाउट फ्यूचर्स, अकाउंटिंग फॉर फ्यूचर्स, अकाउंटिंग फॉर ऑप्शंस, और अपार्ट फ्रॉम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वील टॉक अबाउट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, हेज इंस्ट्रूमेंट्स। मेरी जब डेरिवेटिव की बातचीत शुरू होगी तो आप समझ जाइएगा कि मैंने गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ाना शुरू कर लिया है, और इंड एस 109 तो चल ही रहा है।
तो इंडेस 109 और अकाउंटिंग गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग फॉर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग एक जैसा ही है, जो कि हेज अकाउंटिंग के बारे में बात करता है। वो किसी और चीज के बारे में बात नहीं करता है, वो पूरा का पूरा जो गाइडेंस नोट है वो हेज अकाउंटिंग की बात कर रहा है। तो हम हेज अकाउंटिंग की बात भी अच्छे से करेंगे। तो हम इतनी सारी बात करने वाले हैं, हम फ्यूचर्स की बात करने वाले हैं, ऑप्शंस की बात करने वाले हैं। जैसे ही हम हेजिंग पे आ जाएंगे तो आप समझ जाएगा कि हम गाइडेंस नोट की बात स्टार्ट कर चुके होंगे। उसके बाद ये तो हमारा डेरिवेटिव वाला पार्ट होगा, जो कि आज मुझे यकीन है कि कंप्लीट पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। आई विल टेक अनदर क्लास। तो डेरिवेटिव पोर्शन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पोर्शन है डेट सिक्योरिटाइजेशन। ये डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, मैं इसकी भी आपके साथ पहले चर्चा करूंगा। उसके रिगार्डिंग, डेट सिक्योरिटाइजेशन को स्टार्ट करने के रिगार्डिंग आई जस्ट वांटेड अ सिंगल थिंग फ्रॉम यू, कि स्टिल अभी तक हमने जितना पढ़ा है, मतलब सिर्फ आज की क्लास नहीं, पिछली क्लास को मिला के, मतलब लेक्चर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 13 का अभी तक का पार्ट जितना भी हमने पढ़ा है, आपकी कॉपी में जो भी लिखा हुआ है, प्लीज गाइस रिवाइज इट क्लियरफुली। अब भी क्या, अभी उसको रिवाइज करो फ्रॉम वेरी बेसिक पॉइंट। लाइक डेफिनेशंस हमने पढ़ी, डेफिनेशंस के बाद हमने कैटेगरीज पढ़ी, कैटेगरीज के बाद हमने फाइनेंशियल असेट्स के रिगार्डिंग बातें पढ़ी, और फिर हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी के रिगार्डिंग बातें पढ़ी। अभी तक आप पूरा रिवाइज कर लो। मैं डेट सिक्योरिटाइजेशन पे आने वाला हूं। एक्चुअली जब मैं डेट सिक्योरिटाइजेशन पे आने वाला हूं, मैं जब उसकी बात करूंगा डेट सिक्योरिटाइजेशन की, तो यहां डेट सिक्योरिटाइजेशन के केस में आप सब भूल जाओगे फाइनेंशियल असेट क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या, मतलब भूल जाओगे इन द सेंस कि इतना ज्यादा रेलेवेंस आपको फाइनेंशियल एसेट और लायबिलिटी का डेट सिक्योरिटाइजेशन में दिखाई नहीं देगा। वो एक अलग टाइप की एक चीज है, उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ अलग से चर्चा करनी है। तो वील डिस्कस अबाउट दैट थिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू 5 to 8 minutes अगेन, एंड उसमें आप पहले पूरा रिवाइज कर लो। आपने अपनी कॉपी में जितना पोर्शन लिखा हुआ है इंटायरली रिवाइज कर लो, देन वील प्रोसीड विथ डेट सिक्योरिटाइजेशन। आई बात समझ में? चलिए पहले आप रिवाइज कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ आजा नी आजा सोनी आजा मेरे दिल दे कोल आजा नी आजा सोनी आजा मेरे दिल दे कोल हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाय रेटेड गब्बरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिण गिण लकदे हुलारे हाय नी हाय नखरा मेरा नी हाय रेटेड गब्बरू नू मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए वे मेरे गिण गिण
तेरे नाम दा आया वे मेरे पिछे दुनियादारी छड्ड तू आया वे गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई मेरे पिछे दुनियादारी छड्ड तू आया वे ओ सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी दिल दी है जागीर ते तेरा मैं ना लिखवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ नक विच पाया कोका कहर कमाउंदा आ हथ विच पाया चूड़ा हथ भी ना आउंदा आ रातां नू उठ उठ के सोचां बारे तेरे वे सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी हाँ कर दे तू मैनू मैं दुनिया नू हिला दूंगा तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना बेबी ओ द वन किन्नी सोहनी लगदी सौं है रब दी यू हार्डर देन द सन तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना बन जा तू मेरी रानी किन्नी सोहनी लगदी सौं है रब दी बन मेरी महबूबा तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना बन जा तू मेरा जानी हाँ मैं सोहनी लगदी सौ मेरा तेनू महल दवा दूंगा हाय नी हाय नखरा मेरा नी हाय रेटे दे गबरू मारे हाय नी मुझे पागल हो गए मैं मेरे गिन गिन लगते बुलारे हाय नी हाय नखरा मेरा नी हाय रेटे दे गबरू मारे हाय नी मुझे पागल हो गए मैं मेरे गिन गिन लगते बुलारे ओए ਨੀਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨੀਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਬਲੋਰੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤੇਰੇ ਚ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬੋਲਦਾ हाँ जी, चलिए रिवीजन हो चुका होगा आपका और अब मैं चर्चा करने वाला हूं डेट सिक्योरिटाइजेशन की। डेट सिक्योरिटाइजेशन की चर्चा की जाएगी आज के दिन।
फिर जो बचा हुआ पार्ट रहेगा डेरिवेटिव्स का, वो अगली क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हमारा नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा, पिछली क्लास में शुरू हुआ था और नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। तो अब हम चर्चा करते हैं डेट सिक्योरिटाइजेशन। निकाल लीजिए आप अपने नोट्स में, मैंने डेट सिक्योरिटाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो हमें प्रैक्टिस करके देखना है। एक एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है और 2 क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, इंस्टीट्यूट के ही क्वेश्चन है वो। ये जो टर्म है डेट सिक्योरिटाइजेशन, ये आईपीसीसी में भी आपने कभी ना कभी पढ़ा हुआ होगा। आईपीसीसी में आपका एक चैप्टर हुआ, सब्जेक्ट हुआ करता था कॉस्टिंग एफएम, और उस कॉस्टिंग एफएम में एक सोर्स ऑफ फाइनेंस करके एक चैप्टर हुआ करता था एफएम में, सबसे लास्ट में। उसमें एक क्वेश्चन था व्हाट इज डेट सिक्योरिटाइजेशन करके एक क्वेश्चन दिया जाता था। तो अब हम उसी को समझते हैं। शायद कुछ लोग भूल गए हों कि ये डेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, जो बैंक रहता है, बैंक मतलब बैंक को बोलते हैं अपन बोरोवर। जो बोरोवर होता है उसने लोन दिया हुआ है पब्लिक को, कॉर्पोरेट्स को लोन दिया हुआ है, बोरोवर ने लोन दिया हुआ है। आ रही बात समझ में कि नहीं? बोरोवर ने पब्लिक को दिया हुआ है लोन। अब मान लीजिए जो ये लोन है, या तो ये लोन रिकवरेबल नहीं हो पा रहा, या तो ये एनपीए होने की कगार पर है, माइट बी इट में बी एनपीए, या तो भाई ये इररिकवरेबल है, वगैरह वगैरह। मान लीजिए ये बैड लोन है, मैं इसको शॉर्ट में क्या बोलूंगा, बैड लोन। क्या होता है, बैंक के जितने भी बैड लोन्स होते हैं, बैड लोन्स, उन बैड लोन्स की रिकवरी कैसे हो। आपको ध्यान होगा लॉ में, आपने अलाइड लॉ में आपने एक एक्ट पढ़ा है छोटा सा, सिक्योरिटाइजेशन एक्ट, है ना, सरफाइजी करके जिसको बोलते हैं, सरफाइजी एक्ट। तो जो सरफाइजी एक्ट है वो इसी डेट सिक्योरिटाइजेशन की बात करता है। एक्चुअली क्या होगा, एक अलग से एक एंटिटी होगी जिसको बोला जाएगा स्पेशल पर्पस व्हीकल या स्पेशल पर्पस एंटिटी, एसपीवी, एसपीई या एसपीवी, स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगी, बैंक से ये बैड लोन परचेज कर लेगी, बैड लोन परचेज्ड। या तो वो पूरा परचेज करेगी फुल्ली और पार्शियली, या तो वो पार्शियली परचेज करेगी। परचेज करेगी मतलब ये लोन को रिकवर करने की अथॉरिटी किसके पास है, बैंक के पास। पर क्योंकि ये बैड लोन हो रहा है तो अब सरफाइजी एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक जो है ये लोन अपना बेच देगी स्पेशल पर्पस व्हीकल को। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल ये लोन की रिकवरी करेगी डायरेक्ट कॉर्पोरेट से या पब्लिक से जिसको भी वो लोन दिया गया था। आ रही बात समझ में कि नहीं? सॉरी, मैंने बैंक को बोरोवर लिख दिया, ये लेंडर है, सॉरी, मैंने ये बोरोवर लिख दिया, दे आर बोरोवर्स। तो बैंक एक लेंडर है, बैंक ने लोन दिया है बोरोवर को। बोरोवर का जो ये लोन है वो बैड लोन हो चुका है, इसके लिए एक अलग से एंटिटी ओपन की गई जिसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल ये लोन को रिकवर करने का राइट्स अपने पास ले लेगा और उसके बदले वो पेमेंट कर देगा। बैड लोन परचेज एट सम वैल्यू, एट सम वैल्यू। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो बेटा, बैड लोन परचेज एट सम वैल्यू। अब क्या होगा, ये स्पेशल पर्पस व्हीकल इस कॉर्पोरेट से लोन रिकवर करेगी। रिकवर कैसे भी कर सकती है, चाहे इस लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए वगैरह वगैरह। अब हमें क्या समझना है, हमें समझना है कि डेट सिक्योरिटाइजेशन की अकाउंटिंग क्या होगी। डेट सिक्योरिटाइजेशन का अकाउंटिंग मतलब मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन क्या होगा, रिकॉग्निशन क्या होगा, किस तरीके से हम डेट सिक्योरिटाइजेशन को रिकॉर्ड करेंगे। तो समझो ध्यान से, मैं आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखता जा रहा हूं, आप उनको नोट करते जाइए। स्टेप नंबर वन, फाइंड आउट द टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लोन। टोटल फेयर वैल्यू ऑफ द लोन
and fair value of its different components. सर ये डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब एक्चुअली देखो पूरे लोन के दो हिस्से किए जाएंगे, एक बैड लोन सोल्ड पार्ट, सोल्ड पार्ट, तो इसको बोला जाएगा सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट, जिसकी सिक्योरिटाइजेशन कर लिया गया, जिस डेट को सिक्योरिटाइज कर लिया गया, और दूसरा रिटेन्ड पार्ट मतलब रिटेन्ड कंपोनेंट। तो दो चीजें होती हैं, एक होता है रिटेन्ड कंपोनेंट और एक होता है सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट। अब जो रिटेन किया गया है, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का लोन था, इंटरेस्ट रेट 9%, मान लीजिए सिक्योरिटाइज किया गया 60% प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, मतलब 5 लाख का सिर्फ 60% और जो 9% इंटरेस्ट है उसका 60% ही बेच दिया गया। जो रिटेन्ड कंपोनेंट है उस रिटेन्ड कंपोनेंट में क्या क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। तो यहां पर रिटेन्ड कंपोनेंट में आता है प्रिंसिपल स्ट्रिप, इंटरेस्ट स्ट्रिप। प्रिंसिपल स्ट्रिप और इंटरेस्ट स्ट्रिप में इसको बांट दिया जाता है कि जो कंपोनेंट रिटेन्ड है उसमें प्रिंसिपल पोर्शन कितना और इंटरेस्ट पोर्शन कितना, और इसके अलावा अगर कुछ और होगा तो उसको बोलते हैं सर्विस असेट। कभी कभार लोन के कलेक्शन चार्जेस होते हैं तो इसलिए उसको बोलते हैं सर्विस असेट। आप इतना डीप में मत जाओ, आप तो इतना समझ लो कि हमें पूरे लोन का फेयर वैल्यू चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ लोन एंड द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट मतलब सिक्योरिटाइज कंपोनेंट एंड रिटेन कंपोनेंट, दैट इज सिक्योरिटाइज्ड एंड रिटेन्ड कंपोनेंट्स, सिक्योरिटाइज और रिटेन कंपोनेंट्स। ठीक है, अब बताऊं मैं आपको एक चीज, फेयर वैल्यू ईदर it will be given in question, या तो ये फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा और it will be calculated based on present value at effective rate of interest for फ्यूचर कैश इनफ्लोस। जो भी फ्यूचर कैश इनफ्लोस है उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी नोन एज फेयर वैल्यू। आई बात समझ में? मतलब मेरा ये कहने का है कि फेयर वैल्यू मींस व्हाट, या तो फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी या तो फेयर वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और फेयर वैल्यू क्या होगी, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश इनफ्लोस की। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 है अपोर्शन द टोटल लोन इनटू 2 components, namely securitized component and retained component. ठीक है ना? इन द पोर्शन द टोटल लोन, टोटल book value of loan in the ratio of fair values, in the ratio of fair values, respective fair values के रेशियो में बांट दो। इतनी बात समझ में आई? रिस्पेक्टिव फेयर वैल्यूज के रेशियो में बांट दो। सेल द सिक्योरिटाइज्ड component at the given selling price, recognize
प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेप नंबर 4, जो अब रिटेन्ड कंपोनेंट है, रिटेन्ड कंपोनेंट मतलब अनसोल्ड स्ट्रिप, shall be subdivided into principal strip, interest strip and service asset। retained component shall be financial asset, amortized cost। रिटेन कंपोनेंट को क्या बोला जाएगा? shall be financial asset, amortized cost and recognized at IRR मतलब effective rate of interest। आई बात समझ में? So guys, these are very important points। पहले आप इन सारी स्टेप्स को लिख लीजिए। मुझे यकीन है कि इन स्टेप्स का आधे से भी ज्यादा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया होगा। ऑब्वियसली कैसे समझ में आएगा जब तक मैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आपको करवा लूं। तो हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिस क्वेश्चन के हिसाब से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। पहले इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और फिर पेज नंबर 22 पर आ जाइए। मैं अभी कुछ जर्नल एंट्रीज वगैरह की बात नहीं करने वाला हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि ये स्टेप्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। पेज नंबर 22 पे आ जाइए। पेज नंबर 22 में ऑब्वियसली आपने ये लिख लिया होगा। पेज नंबर 22 में एक एग्जाम्पल करके दिया हुआ है, जर्नल एंट्रीज के नीचे फॉर एग्जाम्पल करके एक दिया हुआ है। आइए उसको पढ़ते हैं, हम समझते हैं कि क्या होगा, किस तरीके से इसको किया जाएगा। लोन रुपीज 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%। 10 लाख रुपए का लोन है, 10 लाख रुपए का लोन है, 10% का। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन 5000 पर एनम। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन हर साल कॉस्ट ऑफ कलेक्शन आता है 5000 पर एनम। पीरियड 3 years। रीपेमेंट शेड्यूल इज एज अंडर 50% इन 1 year, 20% इन 2nd year, 30% इन 3rd year। ये रीपेमेंट शेड्यूल है प्रिंसिपल अमाउंट का। द लोन इज ट्रांसफर टू एसपीवी। लोन एसपीवी को ट्रांसफर किया गया टू द एक्सटेंट ऑफ 60% राइट ऑन बोथ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। कलेक्शन कॉस्ट विल कंटिन्यू टू बी इनकर्ड। डिस्काउंटिंग रेट ऑफ एसपीवी एट द रेट ऑफ 14%। अच्छा, जो डिस्काउंटिंग रेट है बेटा उसको बोलेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर इज एग्रीड एट 5 लाख। मतलब जो ये लोन बेचा गया, जितना भी पोर्शन कितने में बेचा गया, 5 लाख में। शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनेटर। बेटा ओरिजिनेटर मतलब बैंक, मतलब लेंडर, ठीक है। देखो भाई, ये जो एक लोन है वो 10 लाख का लोन है। इस लोन का 60% प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को क्या किया गया है, सिक्योरिटाइज्ड। बाकी 40% रिटेन्ड। 40% क्या बोलेंगे, रिटेन्ड। आई बात समझ में कि नहीं? सो सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट एक हो गया और इसके अलावा रिटेन्ड कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। सिक्योरिटाइज कंपोनेंट एक हो गया और रिटेन्ड कंपोनेंट हो गया। यहां ईयर हो गया, ईयर 1, 2, 3। अगर सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की बात करें तो अब इनके कैश इनफ्लोज कौन कौन से आने वाले हैं, इनके क्या कैश इनफ्लोज होने चाहिए। ध्यान से देखिए, सबसे पहली स्टेप थी फाइंड आउट द फेयर वैल्यू।
इस एग्जाम्पल में मैंने फेयर वैल्यू नहीं दिया हुआ जानबूझ के। मैं बाद के अभी आपके साथ इस एग्जाम्पल के बाद 2 क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, उन दोनों को, वो जो दोनों क्वेश्चन होंगे वो दोनों क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लिए गए हैं और दोनों क्वेश्चन में फेयर वैल्यू है। मतलब इसका कि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस में ये नहीं बताया गया कि फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, उन्होंने तो फेयर वैल्यू पका पकाया आइटम आपको दे दिया। बट कल को अगर मान लीजिए फेयर वैल्यू निकालना पड़ा तो कैसे निकालेंगे, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि जो भी कैश इनफ्लोज होगा सिक्योरिटाइज कंपोनेंट का और रिटेन्ड कंपोनेंट का, उन कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले हैं अपन। सो इट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ ERI फॉर द फ्यूचर कैश इनफ्लोज। तो सिक्योरिटाइज कंपोनेंट मतलब 60% का पार्ट जो होगा 10 लाख का, वो हो जाएगा आपका 6 लाख का, और 40% पार्ट हो जाएगा आपका 4 लाख का। अब मुझे बताओ कि कितना कितना पोर्शन हमें इनफ्लो होगा, इनफ्लो का कितना कितना पोर्शन होगा। पहले साल देखते हैं। 50% का प्रिंसिपल इनफ्लो हो रहा है 3 लाख का, और इसके अलावा 10% का ब्याज मिलेगा 6 लाख के ऊपर, मतलब 60,000। तो टोटल मिला के 3,60,000 का 3,60,000 का इनफ्लो होगा। अगले साल बात करते हैं, 6 लाख में से 3 लाख का प्रिंसिपल गया तो रिमेनिंग बचा 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट होगा 30,000 इंटरेस्ट मिलेगा, और 20% का कलेक्शन होगा। तो 6 लाख का 20% दैट इज 1,20,000, तो ये जाएगा 1,50,000। फिर लास्ट ईयर में 3 लाख और 1,20,000 का कलेक्शन हो चुका है, तो रिमेनिंग 180 का कलेक्शन होगा और सिर्फ 18,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 180 ही आउटस्टैंडिंग था। दैट मीन्स 198 का कैश इनफ्लो। ये 3 कैश इनफ्लोज होने वाले हैं मुझे इस सिक्योरिटाइज कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए। अब इस सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी 14% पर। निकालिए 14% पर प्रेजेंट वैल्यू। आई हैव सम फिगर्स, मैंने ऑलरेडी निकाले हुए हैं, तो इसमें मैं साथ साथ लिख देता हूं। प्रेजेंट वैल्यू निकालिए 14% पर, दैट इज 315,789। जल्दी आप निकालते जाइए। 115,420 और इसके अलावा 133,644। बेटा इसको बोलेंगे 564,853। दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट। बेटा इसको फेयर वैल्यू की जगह पर इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है कभी कभार। तो ये हो गया फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट। देखो मैंने क्या बोला था, टोटल फेयर वैल्यू निकालनी है लोन की, उसमें से सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की फेयर वैल्यू निकाल ली। अब हम निकालेंगे रिटेन्ड कंपोनेंट की सेम टू सेम फेयर वैल्यू इसी तरीके से। रिटेन्ड कंपोनेंट में चेक करते हैं। सबसे पहले 4 लाख था, 4 लाख में से पहले ब्याज मिलेगा 40,000 का और प्रिंसिपल की रिकवरी होगी 2 लाख की। इसके अलावा हमारा कलेक्शन कॉस्ट होगा 5,000 का, तो कुल मिला के हमें नेट टू नेट 2,35,000 के कैश इनफ्लोज होंगे। कलेक्शन कॉस्ट भी तो होगा 5,000 का। समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे ही अगले साल 4 लाख में से 2 लाख का प्रिंसिपल रिकवर हो गया, तो रिमेनिंग बचा 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 10% मतलब 20,000, मतलब 20,000 का इंटरेस्ट रिकवर होगा। और इसके अलावा 4 लाख का 20% 80,000 रिकवर होगा। इसके अलावा 5,000 का खर्चा आएगा, दैट इज 95,000। इसके अलावा अब 2,80,000 मिल चुका है, तो 1,20,000 का 10% मतलब 12,000 का प्रिंसिपल मिलेगा, 1,20,000 की रिकवरी होगी और 5,000 का कलेक्शन कॉस्ट लगेगा। दैट इज 1,27,000। अगर मैं अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, 14% पे, 14% पे, तो आई हैव सम फिगर्स, मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे थे, आप भी मेरे साथ साथ निकालते हुए जा सकते हो। प्रेजेंट वैल्यू आएगा 2,06,140
और 73,099 और 85,721। तो ये आ जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड कंपोनेंट, जो मैंने अपने पास रख दिया। मैंने मतलब बैंक ने, मतलब ओरिजिनेटर ने, मतलब लेंडर ने, जो नहीं एसपीवी को दिया। रिटेन्ड पार्ट, रिटेन्ड कंपोनेंट, ये आ जाएगा 3,64,960। सो गाइस, फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट और फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड कंपोनेंट मुझे मिल चुके हैं। तो बताओ टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लोन कितना होगा? टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लोन इज इक्वल टू, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लोन कितना होगा? 564,853 प्लस 364,960। टोटल फेयर वैल्यू कितना होगा? 929,813। दिस वुड बी ट्रीटेड एज टोटल फेयर वैल्यू ऑफ लोन, लोन का टोटल फेयर वैल्यू। ठीक है, अभी हमने अपना सिर्फ स्टेप 1 कंप्लीट किया है। स्टेप 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। स्टेप 1 ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर फेयर वैल्यू दिया होता तो मैं बस स्टेप 2 डायरेक्टली कर लेता, पर अब स्टेप 1 नहीं दिया हुआ था, मुझे फेयर वैल्यू नहीं दिया था, तो इसलिए मैंने सबसे पहले स्टेप 1 किया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे दो कंपोनेंट का फेयर वैल्यू मिल गया। मुझे पूरी लोन की बुक वैल्यू को, मेरा लोन कितने का था याद है? 10 लाख रुपए का। मुझे 10 लाख की बुक वैल्यू को इन दोनों प्रपोर्शन में बांटना है। मतलब फेयर वैल्यू इन दोनों फेयर वैल्यूज के प्रपोर्शन में मुझे डिवाइड करना है। Apportion the total book value of loan into two components, namely securitized component and retained component in the ratio of respective fair values. Respective fair values के proportion में। ठीक है, सो गाइस पहले इसको एक बार देख लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने क्या निकाला? मैंने अभी लोन के सिक्योरिटाइज कंपोनेंट का और रिटेन्ड कंपोनेंट का फेयर वैल्यू निकाला। फेयर वैल्यू मतलब जो भी मुझे लोन से रिकवर होने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू ईआरआई के बेसिस पर। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेप पे आने वाले हैं, अपोर्शनमेंट। ठीक है ना, हम सेकंड स्टेप पे आने वाले हैं कि हम अपोर्शनमेंट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप को मैं मिटा देता हूं। अब आ जाओ, अपोर्शन कैसे होगा। अपोर्शनमेंट, जो सिक्योरिटाइज्ड पोर्शन है वो कितना निकलेगा? टोटल लोन 10 लाख का इनटू फेयर वैल्यू कितनी है इस कंपोनेंट की? 64,853 डिवाइडेड बाय टोटल फेयर वैल्यू कितनी है? 929,813। तो बताओ कितना पोर्शन आ जाएगा इस कंपोनेंट का? कितना पोर्शन आ जाएगा? ये भी मैंने निकाल के रखी है कहीं पे, सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। 1 सेकेंड। यस, 607,491। एक बार आप भी निकाल के देखो और मैं भी फिर से निकालता हूं। ये कुछ और आ रहा है, एक सेकेंड। 10 lakhs डिवाइड बाय 929, 929 है ना, 929,813 इंटू 564,853, दैट इज 607,4, हाँ यही आ रहा है, 607,491, 607,490। वैसे ही रिटेन्ड कंपोनेंट 10 लाख में से 607,490 गया तो रिमेनिंग कंपोनेंट आ जाएगा 392,510।
392 510। मैंने लोन के दो हिस्से कर लिए, अपोर्शनमेंट कर दिया लोन का, ठीक है। ये सेकंड स्टेप भी हो गया। अब मैं सेकंड स्टेप की एंट्री भी कर सकता हूं, चाहूं तो मैं सेकंड स्टेप की एंट्री कर सकता हूं, चाहूं तो मैं इकट्ठी एंट्री बाद में कर दूंगा। ये जो है ना, इसको मैं बोलूंगा सोल्ड पार्ट, और मैं इसको बोलूंगा अनसोल्ड पार्ट। अब थर्ड देखो, सेल द सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट, मतलब सोल्ड पार्ट एट द गिवन सेलिंग प्राइस। गिवन सेलिंग प्राइस अपने एग्जांपल में कितना है, 5 लाख रुपए। तो यहां पर अब मैं सेल कर रहा हूं, तो सेल करने के लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीस टू लोन। देखो लोन मैंने हटा दिया, कितना लोन हटेगा, 607490, 607490, क्योंकि मैंने पूरा लोन नहीं बेचा। यहां पूरा लोन अगर बेचा जाता है 10 लाख का, तो डेफिनेटली अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं थी, फेयर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी। तो टू लोन। और अब आ गया बाकी का लॉस, लॉस ऑन सिक्योरिटाइजेशन। ये आ गया 107490। इस लॉस को मैं डालूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आई बात समझ में? स्टेप नंबर 3 भी हो गया। स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट। अब बस लास्ट बचा स्टेप नंबर 4। रिटेन्ड कंपोनेंट, मतलब जो अनसोल्ड पार्ट है, शेल बी सब डिवाइडेड इनटू प्रिंसिपल स्ट्रिप, इंटरेस्ट स्ट्रिप एंड सर्विस असेट। आप एक बार बताओ, ये जो 392,510 है, इसके भी तो दो पार्ट हो सकते हैं, देखो, बल्कि 3 पार्ट हो सकते हैं, 40,000, 2 लाख और 5,000 ये सर्विस असेट। तो क्या होता है बेटा, इसको अनसोल्ड स्ट्रिप को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। मतलब जो आपका लोन बच गया 392,510, उसका अलग अलग दिखाओ कि इसका इंटरेस्ट का पोर्शन कितना है रिकवरेबल, प्रिंसिपल का रिकवरेबल पोर्शन कितना है, और सर्विस असेट कितनी है। सर्विस मतलब जो हम सर्विस दे रहे हैं, मतलब कॉस्ट ऑफ कलेक्शन की बात कर रहे हैं, वो चीज करनी पड़ती है। तो स्टेप नंबर 4 को क्या होगा, 392,510 के अलग 3 पार्ट्स हो जाएंगे। एक हो जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रिप, एक हो जाएगा इंटरेस्ट स्ट्रिप, और एक हो जाएगा सर्विस असेट। सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा सर? कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। ये 40,000, ये 20,000, ये 12,000, इनकी सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू, इनकी सेपरेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी द सेपरेट फेयर वैल्यू। प्रिंसिपल की सेपरेट फेयर वैल्यू निकाल लोगे और सर्विस पार्ट की सेपरेट फेयर वैल्यू निकाल लोगे, उसके प्रपोर्शन में आप बांट दोगे। तो इन प्रपोर्शन टू फेयर वैल्यूज ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एंड कलेक्शन कॉस्ट, इसमें बांट दिया जाएगा। आई बात समझ में? और बांट के एक एंट्री की जाएगी। क्या एंट्री की जाएगी? प्रिंसिपल स्ट्रिप डेबिट, इंटरेस्ट स्ट्रिप डेबिट, सर्विस असेट डेबिट टू लोन। लोन की वैल्यू 392,510, और यहां पर जो अपोर्शनमेंट आएगा। समझ आया गाइस? सो दिस इज नोन एज डेट सिक्योरिटाइजेशन की अकाउंटिंग। मैंने आपको डेट सिक्योरिटाइजेशन का एक बेसिक फंडा बताया कि क्या होता है, और उसकी अकाउंटिंग मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन करेंगे, मतलब अभी अपन एक और क्वेश्चन करेंगे। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 20 निकाल लो, हम वो डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क हो जाएगा। सेम टू सेम वैसा ही है, बल्कि और आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हम करेंगे अभी, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आपका होमवर्क हो जाएगा। पहले रीड कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 20 को, सी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है।
हाँ जी बेटा, चलिए रीड करते हैं इसको अच्छे से। सी लिमिटेड हैज लेंट अ सम ऑफ रुपीज 10 lakhs, लेंट अ सम ऑफ रुपीज 10 lakh, 10 लाख रुपए का लोन दिया गया है सी लिमिटेड के द्वारा एट द रेट ऑफ 18% per annum for 10 years. The loan had a fair value of 12,23,960. देखो कितनी अच्छी बात है, स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा है। पूरे लोन की फेयर वैल्यू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% के हिसाब से 18% पे लोन दिया था, पर इफेक्टिव चल रहा है सिर्फ 13%, तो पूरे लोन की वैल्यू इफेक्टिवली फेयर वैल्यू 12,23,960 होती है। तो स्टेप वाइज लिखते जाते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, फेयर वैल्यू ऑफ लोन ऑफ, कितने का लोन है, 10 lakhs का। फेयर वैल्यू ऑफ लोन ऑफ 10 lakhs एट 13% इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12,23,960. 12,23,960. डेफिनेटली इस फेयर वैल्यू में मुझे दो कंपोनेंट मिलेंगे, सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट और रिटेन्ड कंपोनेंट। ठीक है, सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट, रिटेन्ड कंपोनेंट। To mitigate the prepayment risk, but at the same time retaining control over the loan, C Limited transferred its right to receive the principal amount of loan on its maturity with interest after retaining rights over 10% principal and 4% interest that carries a fair value of 29,000 and 184,620 respectively. ओके, तो सिक्योरिटाइज कंपोनेंट में 90% प्रिंसिपल कवर हो गया और 14% इंटरेस्ट कवर्ड हो गया। रिटेन्ड कंपोनेंट में 10% प्रिंसिपल कवर हो गया, 4% इंटरेस्ट कवर हो गया। ठीक है भाई, और आगे कह रहा है, मैं उस पॉइंट को फिर से पढ़ लेता हूं। सी लिमिटेड ट्रांसफर्ड इट्स राइट टू रिसीव द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन ऑन इट्स मैच्योरिटी विद इंटरेस्ट आफ्टर रिटेनिंग राइट्स ओवर 10% प्रिंसिपल एंड 4% इंटरेस्ट दैट कैरीज अ फेयर वैल्यू ऑफ 29 एंड 184,620। अच्छा, रिटेन्ड कंपोनेंट में जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रिप है, उसका फेयर वैल्यू है 29,000 और जो इंटरेस्ट स्ट्रिप है उसका फेयर वैल्यू है 1,84,620। ओके, आई बात समझ में? तो बताओ टोटल फेयर वैल्यू ऑफ रिटेन्ड कंपोनेंट कितना हुआ? 184,620 प्लस 29,000, ये हो जाएगा 213,620। तो बताओ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल फेयर वैल्यू में से रिटेन्ड की फेयर वैल्यू निकाल लूं, $12,23,960 माइनस 213,620, दैट इज 1,010,340। दिस इज रिटेन्ड कंपोनेंट की फेयर वैल्यू। समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, इसको कितने में सेल किया गया? आगे लिखा हुआ है, द कंसिडरेशन फॉर द ट्रांजेक्शन वॉज 9,90,000। ठीक है, द इंटरेस्ट कंपोनेंट रिटेन्ड, जो आपने इंटरेस्ट कंपोनेंट रिटेन किया है, ये 4% का, उसकी क्या बहुत बोल रहा है? इंटरेस्ट कंपोनेंट रिटेन्ड 4% वाला included a 2% fee towards collection of principal and retained and interest that has a fair value of 65,160। मतलब सर्विस असेट, जो मैं भी बात कर रहा था ना थोड़ी देर पहले, आपको बांटना पड़ेगा इंटरेस्ट और सर्विस असेट,
तो इसी में बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट स्ट्रिप रिटेन किया है ना 184,620 का, इसमें भी दो पार्ट होंगे। एक तो सर्विस असेट होगा टुवर्ड्स 2% कलेक्शन कॉस्ट, जिसकी फेयर वैल्यू है 65,160। तो बाकी का बन जाएगा 119,460, दैट इज इंटरेस्ट स्ट्रिप, और ये सर्विस असेट। चलो ये तो हमें अलग अलग दिया हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं पता है कहां से रिलेट करता है, ये इस पे लगेगा स्टेप नंबर 4, इसको छोड़ दो। स्टेप नंबर 1 हो चुकी है, स्टेप नंबर 2 करते हैं, अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट ऑफ टोटल लोन। टोटल लोन आपका कितना है 10 लाख। सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट में कितना जाएगा, सिक्योरिटाइज कंपोनेंट में कितना जाएगा 10 लाख इनटू सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की वैल्यू 1010340 डिवाइडेड बाय टोटल 12,23,960। that is 8,25,468। ये बांट दिया, कैरिंग वैल्यू ऑफ लोन इतना आ जाएगा, सिक्योरिटाइज कंपोनेंट, कैरिंग वैल्यू ऑफ सिक्योरिटाइज कंपोनेंट आ जाएगा। ये समझ आया? तो जो रिटेन्ड कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 10 लाख में से 825,468। $174,532। ठीक है, ये अपोर्शनमेंट हो गया। अब स्टेप नंबर 3, सेल। कितने में सेल कर रहा है 9,90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,90,000 टू लोन। कितना लोन, ये वाला 825,468 टू प्रॉफिट ऑन सिक्योरिटाइजेशन। 990 का था ना, हाँ 825,468 164,532 164,532 ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टेप नंबर 4 में सिर्फ मुझे फिर से अपोर्शनमेंट करना है रिटेन्ड कंपोनेंट, मतलब अनसोल्ड पार्ट का। तो मैं क्या एंट्री करूंगा, लोन, सॉरी लोन तो गया ना, लोन को ही तो हटाना है। प्रिंसिपल स्ट्रिप अकाउंट डेबिट 29,000, इंटरेस्ट स्ट्रिप अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट स्ट्रिप कितना है ये वाला 119,460। वैसे तो टोटल इंटरेस्ट स्ट्रिप था 184, पर उसमें भी सर्विस असेट शामिल थी, तो मैं सर्विस असेट, बेटा जो कलेक्शन कॉस्ट होती है उसको सर्विस असेट बोलते हैं, उसको मैं अलग कर रहा हूं 160 टू लोन। लोन चला गया 1, ओ सॉरी, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गई। ये जो बचा है रिटेन कंपोनेंट बेसिकली लोन इतने का है, लोन 174,532। तो मुझे इस 174,532 के लोन को, रिटेन्ड कंपोनेंट ऑफ लोन को प्रिंसिपल स्ट्रिप, इंटरेस्ट स्ट्रिप, सर्विस असेट में बांटना पड़ेगा। कैसे बांटूंगा, प्रिंसिपल में कैसे बांटूंगा, 174,532 इंटू 29,000
डिवाइडेड बाय 1223, ये जो था ना ओवरऑल फेयर वैल्यू कितना था 1223, 960। वैसे ही इंटरेस्ट स्ट्रिप में कितना आएगा 174,532 इंटू ये वाला 119,460 डिवाइडेड बाय 1223, 960। और वैसे ही सर्विस असेट को भी बांट देंगे, तो स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 4 आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कि कितना कितना आ रहा है। सबसे पहले प्रिंसिपल स्टेप आएगा 23,694, फिर इंटरेस्ट स्ट्रिप आएगा 97,601 और वो आ जाएगा 53,237। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। सो गाइस, दिस इज कॉल्ड डेट सिक्योरिटाइजेशन और उसकी अकाउंटिंग। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है, मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन नंबर 19, उसके बाद हम क्लास को ओवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को मैं पढ़ लेता हूं और उसका मैं आपको आंसर बता दूंगा। परीक्षित लिमिटेड होल्ड्स 1 लाख ऑफ लोन yielding 18% इंटरेस्ट रेट पर एनम फॉर देयर एस्टिमेट लाइफ ऑफ 9 years। देखो 1 लाख का लोन है, यहाँ 10 लाख का लोन था, ये 1 लाख का लोन है। द फेयर वैल्यू ऑफ दिस लोन आफ्टर कंसीडरिंग द इंटरेस्ट यील्ड इज एस्टिमेटेड 110। इस लोन की फेयर वैल्यू है 1,10,000। इस लोन की फेयर वैल्यू 1,10,000, जैसे यहाँ पर फेयर वैल्यू थी 1223। The company securitized the principal component of the loan plus the right to receive interest at the rate of 14% to the Susovana Corporation, a special purpose vehicle for 1 lakh। For 1 lakh, बेटा ये जो 1 lakh है ना, for 1 lakh ये सेल प्राइस है। दिस इज सेल प्राइस, 1 लाख रुपीज सेल प्राइस। आउट ऑफ द बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ 4%, मतलब जो अनसोल्ड पार्ट है, इट इज स्टिपुलेटेड दैट हाफ ऑफ सच बैलेंस इंटरेस्ट नेमली 2% will be due to Parikshit Limited as a fees for continuing to service the loan। service the loan मतलब service asset। The fair value of the servicing asset is 3,500। 3,500 service asset की fair value दे रखी है। Remaining half of the interest is due to Parikshit Limited as an interest strip receivable, the fair value of which is 6,500। बेटा इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल स्ट्रिप है ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट स्ट्रिप है और सर्विस असेट है जिसकी दोनों की फेयर वैल्यू दी हुई है। टोटल फेयर वैल्यू में से दोनों की फेयर वैल्यू हटा देंगे तो सिक्योरिटाइज कंपोनेंट की फेयर वैल्यू निकल जाएगी। फिर आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा। इसमें आपका जो प्रॉफिट आएगा ऑन सेल वो आएगा 9091। क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल आएगा 9091 और यहां पर जो अपोर्शनमेंट होगा सर्विस असेट में वो होगा 3182 और इंटरेस्ट स्ट्रिप में हो जाएगा 5909। सर्विस असेट में आएगा 3182 और इंटरेस्ट स्ट्रिप में आ जाएगा 5909 जो अनसोल्ड पोर्शन होंगे। ठीक है, जो सिक्योरिटाइज्ड कंपोनेंट का पोर्शन होगा उसकी कैरिंग वैल्यू आ जाएगी अपोर्शनमेंट होने के बाद 90909। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। इसी के तहत हमने डेट सिक्योरिटाइजेशन वाली चीज को कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास बचा है डेरिवेटिव्स का पार्ट और डेरिवेटिव्स का पार्ट मैं अगली क्लास में कंप्लीट करूंगा। अगली क्लास में डेरिवेटिव्स का पोर्शन कंप्लीट करने के साथ ही साथ मैं जो बेसिक थ्योरी जो थ्योरी कुछ इंपॉर्टेंट अगर है इंडेस 109 और इंडेस 32 से रिलेटेड, वो थ्योरी भी आपको 2-4 पॉइंट्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।